मैथमेटिक्स के आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं शॉर्ट टेक्निक के साथ। आज हम डिस्कस करेंगे नेट जून 2011 के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे आपके साथ शॉर्ट मेथड से, जितना भी वो हो सकते हैं। लेट डी बी ए नॉन जीरो n बाई n रियल मैट्रिक्स। हमारे पास डी क्या है? एक मैट्रिक्स है, रियल मैट्रिक्स, जिसकी एंट्रीज हमारे पास रियल हैं विद n ग्रेटर देन इक्वल टू 2। जो ऑर्डर हमारे पास है वो 2 या 2 से बड़ा है। इनमें से कौन सा इम्प्लीकेशन क्या होगा, वैलिड होगा, ये आपको बताना है। तो देखिए हम इसको कैसे ट्राई करेंगे। यहाँ पे रैंक और डिटर्मिनेंट के अंदर सीधे सीधे जो रिजल्ट आपको दिए गए हैं सीधा हम इस तरीके से फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो हमें यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, काउंटर एग्जाम्पल से देखना पड़ेगा। तो काउंटर एग्जाम्पल से यहाँ से डिस्कार्डिंग वाली प्रॉपर्टी चलेगी। आप जो डी आपके पास मैट्रिक्स है उसको आप ले लीजिए 1 0 0 1 या 0 0 ले लीजिए, 0 1 भी लेंगे बाद में। सबसे पहले हमने एक आसान एग्जाम्पल इसको पिक किया है। अब इसका डिटर्मिनेंट ऑफ डी निकालेंगे तो ये हमारे पास 0 आएगा। अब आप देखिए कि डिटर्मिनेंट डी 0 कहाँ कहाँ है। तो आपके फर्स्ट ऑप्शन में और डिटर्मिनेंट ऑफ डी इक्वल टू 0 और या नॉन जीरो की ये कंडीशन है वो हमारे पास फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन के अंदर आ रही है। अब हम क्या करते हैं, इसकी रैंक देखते हैं। इस मैट्रिक्स की रैंक जो आएगी, रैंक ऑफ डी, वो हमारे पास 1 आएगी। तो यहाँ पे क्या कंडीशन इसने बताई है फर्स्ट ऑप्शन के अंदर कि अगर डिटर्मिनेंट 0 है तो उसकी रैंक भी 0 होगी। लेकिन हमारे पास रैंक क्या आ रही है, 1 बराबर नहीं है 0 के, इसलिए ये ऑप्शन डिस्कार्ड हो गया। उसके बाद इसी मैट्रिक्स के ऊपर काम करते हैं। इस मैट्रिक्स की रैंक क्या है, वापस 1 है हमारे पास। तो सी थर्ड ऑप्शन देखिए, रैंक हमारे पास 1 है और ये कह रहा है कि डिटर्मिनेंट 0 नहीं होगी, लेकिन डिटर्मिनेंट हमारे पास 0 हो गई है। तो एक ही एग्जाम्पल ने दोनों ऑप्शन को क्या कर दिया है, डिस्कार्ड कर दिया है। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस में आते जाएंगे इस तरह के काउंटर एग्जाम्पल आपके माइंड में आते जाएंगे। अब आपको अगर इस टाइप के और क्वेश्चंस की स्टडी करनी है, लेक्चर्स की स्टडी करनी है या टेस्ट सीरीज आपको ज्वाइन करनी है तो एक नंबर पे कांटेक्ट या व्हाट्सअप कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ऐप का लिंक दिया गया है, उसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम काम करते हैं रैंक ऑफ डी इक्वल टू फोर्थ ऑप्शन के ऊपर, रैंक ऑफ डी इक्वल टू n। तो जब आप देखते हैं कि अगर डी को मैं क्या करता हूँ, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लेता हूँ, क्योंकि हमें पहले से ही पता है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स की जो रैंक होती है वो n होती है, अगर वो n बाई n ऑर्डर की है। तो ये हमने i ले ली। तो जो यहाँ पे रैंक निकलेगी, रैंक ऑफ डी हम निकालेंगे, वो हमारे पास 3 आएगी, क्योंकि 3 नॉन जीरो रो हमारे पास आ रही है और ये हमारे पास किस में है, इक्लन फॉर्म में भी है, इक्लन फॉर्म भी बन रही है। अब यहाँ पे इसकी डिटर्मिनेंट की जब हम वैल्यू निकालेंगे वो हमारे पास 1 आएगी। तो यहाँ फोर्थ ऑप्शन में कहा कि अगर किसी मैट्रिक्स की यहाँ पे रैंक डी की हमारे पास कितनी है, n है, तो उसका डिटर्मिनेंट 1 के बराबर नहीं आएगा। तो इसके लिए सबसे अच्छा जो काउंटर एग्जाम्पल है वो हमारे पास क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो ये ऑप्शन भी क्या हो गया, डिस्कार्ड हो गया। तो बेसिकली आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट आंसर हुआ कि अगर डिटर्मिनेंट हमारे पास 1 है, किसी मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट 1 है तो उसकी रैंक हमारे पास क्या होगा, 1 नहीं होगा। तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हुआ। अब जो ऑप्शन आपका सेकंड नंबर पे है इसको हम अलग तरीके से भी देख लेते हैं कि सेकंड ऑप्शन के अंदर अगर किसी मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट हमारे पास 1 आ रही है, नॉन जीरो आ रही है, तो नॉन जीरो के लिए कंडीशन क्या होती है हमारे पास कि जो मैट्रिक्स हमारे पास डी है इसकी जो आपके पास रैंक आएगी, रैंक ऑफ डी इक्वल टू हमारे पास n आएगी, जितना उसका ऑर्डर है। क्योंकि हमारे पास एक माइनर हमें ऐसा मिल गया है उस ऑर्डर का, n ऑर्डर का, जिसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारे पास 0 नहीं है। माइनर की जो वैल्यू हमारे पास है वो 0 नहीं है और उससे बड़े हमारे पास पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए जो एक्चुअल कंसेप्ट है वो यहाँ पे क्या लिखा गया है कि जो रैंक ऑफ डी है वो हमारी 1 के बराबर नहीं होगी। तो ये चीज़ हमारे पास ट्रू हो गई। वो किसके बराबर होगी, n के बराबर होगी। और n हमारे पास क्या दिया गया है, ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो इसलिए n इक्वल टू 1 पे हम वर्क ही नहीं करेंगे। इसलिए ये चीज़ बताई गई है क्वेश्चन के अंदर, ध्यान दीजिए कि n की वैल्यू हमारे पास क्या है, 2 या 2 से बड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे हमारे पास जो जाई दिया है ये प्रिमिटिव फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी है। जैसे हम क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की बात करते हैं तो 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर हमारे पास वैल्यू आती है।
इसी तरीके से अल्फा की पावर 5 इक्वल टू 1 को हम जब सोल्व आउट करते हैं तो अल्फा इक्वल टू 1 की पावर 1/5 आता है, और यहाँ पे जो वैल्यूज आपके पास निकलती हैं 1, और हम उसको अल्फा नोट का स्क्वायर, अल्फा नोट का क्यूब और अल्फा नोट की पावर 4 इस तरीके से मान सकते हैं। ये चीज़ इसने जो नोटेशन यहाँ पे दिया है, ये आपके पास क्या दिया है, यहाँ पे एक जाई नोटेशन आपको दिया गया है। तो इसी की पावर्स यहाँ पे दी गई हैं। अब यहाँ पे पावर आपको डिटर्मिनेंट के अंदर जो मैट्रिक्स आपको दी गई है, इसमें पावर -2 है, -1 है, फिर यहाँ है, यहाँ 1 2, यहाँ पे 2 पावर है। तो इसको आप देख सकते हैं कि अगर अल्फा नोट की जितनी भी हम पावर 5 करेंगे वो हमारे पास कितनी आएगी, 1 आएगी। अगर यहाँ पे हम 2 पावर छोड़ देते हैं तो यहाँ पे इसकी पावर -3 आ जाएगी। तो इसलिए जहाँ पे -2 पावर आपको दी गई है, यहाँ पे अल्फा नोट की पावर आप 3 करेंगे तो यहाँ पे अल्फा नोट की पावर -2 आ जाएगी। इस तरीके से रोल प्ले करना है इसका। जो क्वेश्चन के अंदर कंसेप्ट मैट्रिक्स के अंदर जो वैल्यूज इनकी पुट की गई हैं यहाँ पे, इनको मैंने डिस्क्राइब कर दिया है। माइनस पावर -1 करेंगे तो अल्फा नोट की पावर -1 करेंगे तो ये आपके पास अल्फा नोट की पावर 4 आ जाएगा। बेसिकली सम हमारे पास कितना होना है, 5 होना है। तो फाइनली ये जो नंबर्स आपके पास हैं, ये आपका अल्फा पावर आपके पास 2 है, तो अल्फा हमने अपने आप लिया है। यहाँ पे जो जाई आपको दिया है, यहाँ इसकी पावर आपके पास 3 आएगी, और यहाँ पे जो जाई की पावर है वो यहाँ पे आपकी 4 आएगी। तो अब आपको सीधे सीधे शो हो गया होगा कि जो हमारे पास प्रिमिटिव 5th रूट ऑफ यूनिटी हैं वो आपकी 1, और जिस तरीके से अल्फ़ा स्क्वायर, अल्फ़ा क्यूब और अल्फ़ा की पावर 4, यही 4 तक हमें लेनी है पावर, जो मैंने आपको लिख के दिखाई है, ये हमने ले लिए है। तो सबसे पहले तो ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन में क्या आएगा। 4a वेक्टर b, किसी वेक्टर b के लिए जो कि r की पावर 5 से जनरेट होता है, यहाँ पे एक डिफाइन किया है। जो भी आपके नेट के क्वेश्चन होते हैं इसमें कुछ चीज़ें सेल्फ डिफाइन की हुई होती हैं। एक फंक्शन यहाँ पे डिफाइन किया कि जो v वेक्टर का, ये जो v वेक्टर हमें ऊपर दिया गया है, इस वेक्टर का जो मॉडुलस हमारे पास है, अब किसके बेस पे बनाया है, ये जो वैल्यूज आपके पास निकाली गई है a के बेस पे निकाली गई है। किस तरीके से कि v की मल्टीप्लाई a में करेंगे, जो हमारे पास वेक्टर है रो वेक्टर, ये बेसिकली हमारे पास क्या है, ये हमारे पास रो वेक्टर। तो जब इसका ट्रांसपोज करेंगे तो कॉलम वेक्टर आएगा, ये ट्रांसपोज है v का। और w हमारे पास जो दिया गया है, ये w आपके पास क्या है, 1 -1 1 1 और -1। ये प्रिंटिंग एरर है, ये मैंने आपको रिमूव कर दी है। तो अब हमें इसमें क्या पुट करना है, यहाँ पे जो v वेक्टर दिया गया था कि v वेक्टर का आपको लेंथ निकालनी है अकॉर्डिंग टू द a, तो हमें किसकी निकालनी है, w की निकालनी है। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं यहाँ पे कि जो v की जो लेंथ है ऑन द मैट्रिक्स a, अब हमें उसको जनरेट किस पे करना है, अब आपको ओमेगा पे जनरेट करना है, इसको w पे जनरेट करना है। तो w पे देखिए यहाँ पे अंडर रूट लेके चलेंगे, और यहाँ पे आपका जो वेक्टर v आएगा वो 1 -1 1 1 और -1 आएगा। अब यहाँ पे आपकी मैट्रिक्स आएगी, इस मैट्रिक्स को यहाँ पर रख लेते हैं, इसको मैं यहाँ पे अल्फ़ा रख लेता हूँ, और अल्फ़ा को यहाँ पे पावर 3, यहाँ पे पावर 4, यहाँ 1 और यहाँ पे अल्फ़ा और यहाँ पे अल्फ़ा स्क्वायर। बाकी एलिमेंट्स हमारे पास क्या है, शून्य हैं, उनको लिखने की आवश्यकता नहीं है। और यहाँ पे ये अंडर रूट यहाँ का आपका इस तरीके से एक्सटेंड होगा। अभी देखिए शॉर्ट भी होगा क्वेश्चन, देखने में आपको लेंदी लग रहा है। अब 1 -1 1 1 -1, ये वेक्टर हमारे पास आ गया चूँकि इसका ट्रांसपोज था। अब जब हम यहाँ पे इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहले, तो यहाँ पे जो मैट्रिक्स आपको ऑब्टेंड होगी ये आपके पास 5/5 ऑर्डर की है, और ये आपके पास 5/1 ऑर्डर की है। तो फाइनल जो मैट्रिक्स मुझे मिलेगी वो 5/1 ऑर्डर की होगी। तो यहाँ पे ये जो वेक्टर है आपका, ये 80 रहेगा, और अंडर रूट के अंदर आपके पास मल्टीप्लाई आ जाएगी। ये जो वेक्टर है 1 -1 1 1 -1, और यहाँ पे जो वेक्टर आपको शो होगा, यहाँ पे जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, इस वेक्टर की मल्टीप्लाई करेंगे किसमें, इस वेक्टर की मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो जो वेक्टर हमें ऑब्टेंड होगा कॉलम वेक्टर, वो आपके पास अल्फ़ा की पावर 3, अल्फ़ा की पावर 4 1
एल्फ़ा, एल्फ़ा स्क्वायर, और साथ में हम क्या रखेंगे, इनके निगेटिव साइन रखेंगे। सेकंड के साथ निगेटिव है, फिर आपके पास लास्ट में निगेटिव है। अब इन दोनों वेक्टर की जो मैंने हाईलाइट किए हैं, इन वेक्टर्स की आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो रिजल्ट देखिए आपके पास क्या आएगा। जहाँ जहाँ आपके पास पहले माइनस था, जहाँ जहाँ आपने माइनस इंजर्ट किया था, यहाँ पे माइनस था, इस माइनस की मल्टीप्लाई इससे होगी, इससे होगी। तो जो रिजल्ट हमारे पास आएगा, यहाँ से जो वैल्यू हमें फाइंड आउट होगी अंडर रूट के अंदर, यहाँ पे बनेगा 1 प्लस यहाँ पे बनेगा अल्फ़ा की पावर क्यूब प्लस अल्फ़ा की पावर 4 और प्लस 1 प्लस अल्फ़ा स्क्वायर, ये बन जाएगा। और यहाँ पे आपको पता है कि सम ऑफ द nth रूट ऑफ यूनिटी हमारे पास क्या होता है, 0 होता है। इसलिए ये जो वैल्यू हमारे पास आएगी, ये जो लेंथ इस वेक्टर की हमारे पास आएगी, वो बेसिकली 0 आएगी। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। तो एक क्वेश्चन टाइमिंग के हिसाब से, लेंथ के हिसाब से, दोनों ही हिसाब से आपका उपयुक्त था। और 12th क्लास का जो मेथड आपके पास है, सम ऑफ द nth रूट ऑफ यूनिटी इज 0, उस छोटे से कंसेप्ट को हमने नॉर्म की सेंस में चेंज किया है। ये बेसिकली लेंथ ऑफ वेक्टर है, इसको हम नॉर्म से भी दिखा सकते हैं। किसके ऊपर बेस है, ए के ऊपर बेस है। तो आपका जो मेन कंसेप्ट है वो क्या है कि जो डिफाइन किया गया है क्वेश्चन के अंदर, उस डेफिनेशन को ध्यान से देखना है कि इसने क्या इम्प्लीकेशन इसके अंदर किया है। उसी के हिसाब से जो आगे क्वेश्चन आपके आएंगे उनको सोल्व आउट करने में आपको इजी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन के अंदर W हमारे पास क्या है, एक वेक्टर स्पेस है सभी रियल पोलिनोमियल्स का। डिग्री एट मोस्ट 3, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास क्या होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए। तो हमारे पास एक कांस्टेंट टर्म आएगी, और उसके बाद फिर जो आपको दिया गया है क्वेश्चन में, द मैट्रिक्स ऑफ T आपको फाइंड आउट करना है। किस बेसिस पे, 1x, x स्क्वायर, x क्यूब, क्योंकि एट मोस्ट हमारे पास 3 है। तो उसमें इनमें से कोई भी जो हमारे पास पोलिनोमियल आएगी, इनका लीनियर कॉम्बिनेशन कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ पे जो T डिफाइन की गई है, जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो डिफाइन की गई है, T W से W तक, W वेक्टर स्पेस है। तो हमारे पास T P ऑफ X वो क्या करती है, P का डेरिवेटिव बना देती है। तो डेफिनेशन मतलब जो डिफाइन किया गया है क्वेश्चन के अंदर, मैंने आपको अभी बताया था कि जो चीज़ क्वेश्चन के अंदर डिफाइन की गई है वो आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए, तभी क्वेश्चंस में सॉल्यूशन के ऊपर काम कर पाएंगे। अब ये बेसिकली आसानी क्वेश्चन है। जब इसमें मैट्रिक्स ऑफ T निकालनी होती है तो हम क्या करते हैं, हम जो आपके पास बेसिस में जो आपके पास 1 दिया गया है और जो आपके पास x दिया गया है, अभी इन दोनों के ऊपर ही काम करते हैं। केवल 1 का जब डेरिवेटिव निकालेंगे तो 0 आएगा, और x का जो हम डेरिवेटिव निकालेंगे तो 1 आएगा। तो इसका जो T ऑफ 1 है, जिसकी वैल्यू हमारे पास 0 आई है, इसका अगर हम जब इसका कोऑर्डिनेट वेक्टर निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, इसको एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ, जो हमारा बेसिस है, दोनों का सेम बेसिस है, T से W पे जा रहा है। जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है वो हमारी W से W पे गई है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों बेसिस क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। तो मेन जो इम्पोर्टेंस है वो बेसिस की है। तो बेसिस में जब इसका कोऑर्डिनेट वेक्टर लिखेंगे आप, तो कोऑर्डिनेट वेक्टर में आपके पास 0 0 0 0 0 आएगा। अब हम क्या करते हैं, जब मैट्रिक्स ऑफ T निकालते हैं, T की जब मैट्रिक्स आपको बनानी पड़ती है, तो जो भी आपके पास बेसिस के एलिमेंट हैं, जो उनकी T इमेज बनती है, उस इमेज का जो कोऑर्डिनेट वेक्टर है वो हमारा T का क्या बन जाता है, कॉलम बन जाता है। तो पहला कॉलम आपका क्या आएगा, 0 0 0 0 0। अब देखते हैं किस किस ऑप्शन में यह है। फर्स्ट ऑप्शन में है, थर्ड ऑप्शन में है, फोर्थ ऑप्शन में है। इसके बाद बात करते हैं किसकी, हम 1 की। 1 के लिए जो कोऑर्डिनेट वेक्टर आएगा, यहाँ पे मैंने x लिखा है, ये वैल्यू आपके पास कितनी आएगी, ये वैल्यू आपके पास x ही है, इसका डेरिवेटिव हमारे पास 1 है। अब हम क्या करते हैं, इसको 1 के लिए जो कोऑर्डिनेट वेक्टर आपके पास बनेगा, उसके लिए आपके पास 1 0 0 0 0 जो लीनियर कॉम्बिनेशन बनेगा, जो उसका कोऑर्डिनेट वेक्टर बनेगा, T ऑफ x के लिए जो कोऑर्डिनेट वेक्टर बनेगा वो हमारे पास क्या बनेगा, 1 0 0 0। तो ये हमारे पास सेकंड कॉलम आएगा इस तरीके से। अब यहाँ पे आप देख लीजिए, इसके अंदर 1 हमारे पास यहाँ आ रहा है, तो फर्स्ट ऑप्शन कैंसिल आउट हो गया, यहाँ 1 आ रहा है। तो अब आपका थर्ड और ये तो ऑप्शन हमारा कैंसिल आउट हो गया था। थर्ड और फोर्थ ऑप्शन में से एक आंसर बनेगा। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, इसमें T ऑफ x स्क्वायर, जब इसकी
टी में निकालेंगे तो 2x आएगी, और 2x निकालने के लिए जो हमारे पास कोऑर्डिनेट वेक्टर आएगा इसका, उसमें हम क्या लिखेंगे, इसमें 0 × 1 इस तरीके से, प्लस 2 × x प्लस 0 × x² प्लस 0 × x³ इस तरीके से लिखा जाएगा। तो जो कोऑर्डिनेट वेक्टर बनेगा t ऑफ x² का, जो हम कोऑर्डिनेट वेक्टर निकालेंगे वो बेसिकली हमारे पास कितना आएगा, उसको हम कॉलम की फॉर्म में लिख लें या इस तरीके से लिख लें। तो वो 0 × 1 है यहाँ पे, तो 0, फिर आपका 2 आएगा, फिर 0, फिर 0 और फिर 0 आएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे ये जो वैल्यू आपके पास आएगी 2 हमारे पास सेकंड ऑर्डर पर आएगी। तो ये ऑप्शन आपका ये करेक्ट आंसर हो गया, और फोर्थ वाला गलत हो गया क्योंकि 2 आपको यहाँ दिया गया है। तो अब इसमें थोड़ा सा डिफरेंस समझने की कोशिश करें कि जिस तरीके से हमारे पास यहाँ कॉलम वेक्टर है, अब आप सेकंड ऑप्शन में और थर्ड ऑप्शन में डिफरेंस समझें कि अगर मैं इस रो को कॉलम बना देता हूँ, इसको कॉलम को रो बना देता हूँ तो ये बनेगी, फिर इस कॉलम को रो बना देता हूँ तो ये बनेगी, फिर थर्ड कॉलम को। तो बेसिकली ये ऑप्शन किस वजह से दिया गया है कि अगर हम इन कोऑर्डिनेट वेक्टर को, जो कोऑर्डिनेट वेक्टर मुझे जो मैंने ऊपर फाइंड आउट किए हैं यहाँ पे, अगर मैं इसको रो में ही रख देता हूँ, कई बार क्या होता है फंडामेंटल मिस्टेक होती है और हम इनको क्या करते हैं रो में रख देते हैं, तो हमारा आंसर फिर सेकंड ऑप्शन आने लगेगा जो कि हमारा गलत आंसर है। तो सेकंड और थर्ड ऑप्शन आपका क्या है, ये थोड़े से कन्फ्यूजिंग है। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि मैट्रिक्स ऑफ टी जब आप बनाएंगे, टी की जब आप मैट्रिक्स बनाएंगे तो किस प्रकार से बनाएंगे कि जो कोऑर्डिनेट वेक्टर हमारे पास बनते हैं वो हमारे पास क्या बनते हैं, कॉलम बनते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ, आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें से पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट। तो ये आपका मोर देन वन इज करेक्ट वाला जो सी पार्ट का क्वेश्चन है। इसमें आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऑप्शन के अंदर लिमिट पूछी गई है कि जब n टेंडिंग टू इन्फिनिटी होगा, यहाँ भी n टेंडिंग टू इन्फिनिटी है, चारों में यही है, n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे आपको लिमिट निकालनी है। तो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी आपको निकालना है n log 1 + 1/n+1। अब आप यहाँ से n को उठा के कहाँ रखेंगे, log m की पावर n हमारे पास कितना होता है, log 1 + 1/n+1 की पावर n। अब सबसे पहले आपको एक फॉर्म चेक करनी है कि ये फॉर्म कौन सी बन रही है। तो बेसिकली आप देखिए जब n टेंडिंग टू इन्फिनिटी आप अप्लाई करेंगे तो ये टर्म हमारे पास क्या बनेगी, टेंडिंग टू 0 बन जाएगी और ये टेंडिंग टू इन्फिनिटी बन जाएगी। तो ये 1 की पावर इन्फिनिटी की फॉर्म बन रही है, क्योंकि 1 में हम 0 का ऐड करेंगे तो 1 ही आएगा। तो ये बेसिकली ये भी मैं बता देता हूँ, ये एग्जैक्टली इक्वल टू 1 नहीं होता, लिखने का मेथड 1 है, ये 1 से छोटा होगा या 1 से बड़ा होगा एज पर लिमिट, जो हमारी लिमिट है उसके अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, इसके लिए फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, एक फॉर्मूला आपको बता देते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 + 1/x की पावर 1/ यहाँ पे लिखता हूँ x। ये फॉर्म हमारे पास होती है कि यहाँ पे जब आप बनाएंगे तो 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म बनेगी। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 + fx की पावर gx, ये फॉर्मूला हमारे पास होता है। और इस लिमिट के लिए x टेंडिंग टू 0 के लिए ये टेंडिंग टू 0 होता है और ये टेंडिंग टू इन्फिनिटी होता है। तो रिजल्ट हमारे पास क्या निकलता है, e की पावर लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी fx × gx। ये हमारे पास ये फंडामेंटल कंसेप्ट होता है कैलकुलस के अंदर, जो 12th क्लास की कैलकुलस आप पढ़ते हैं वहाँ पे। तो चारों ऑप्शन में लगभग इसी का यूज होगा। तो यहाँ पे जो लॉग का कंसेप्ट है वो तो रहेगा ही। तो लॉग के साथ आपके पास लिमिट अंदर इसमें एग्जिस्ट कर जाएगी, e की पावर लिमिट, क्योंकि लॉग तो हमारे पास क्या है, ऑपरेटर है n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, और यहाँ पे n/n+1 आएगा। तो इस तरीके से ये ऑपरेट होगा। अब आप लोग देखेंगे e, और यहाँ पे e है, e से e कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, और सीधे लिमिट बच जाएगी, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। अब यहाँ पे n से आप क्या करिए, इसको डिवाइड कर लीजिए, 1 + 1/n बचेगा और ये 0 की तरफ टेंड करेगा, तो ये वैल्यू हमारे पास 1 आएगी। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हुआ।
इसको हमने अप्लाई करके देख लिया। अब इसी को फॉलो करते हुए हम थर्ड ऑप्शन के अंदर आएंगे, क्योंकि इसमें थर्ड ऑप्शन के अंदर यहाँ पे जो n² आपको दिया गया है, एक n को तो आप बाहर रखें इसमें, और दूसरे पे जब आप लिमिट लगाएंगे तो log में ये क्या बन जाएगा, 1 + 1/n बन जाएगा। जब आप लिमिट ऑपरेट करेंगे तो ये वैल्यू e की पावर में जाके यहाँ पे n से n कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये लिमिट आपके पास चल रही है इन्फिनिटी इंटू ये वैल्यू आपके पास 1 आ जाएगी। तो ये वैल्यू आपके पास टेंडिंग टू इन्फिनिटी आएगी, टेंडिंग टू 1 नहीं आएगी। तो ये चीज़ आपके फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन में दी गई है, तो थर्ड ऑप्शन आपका गलत आंसर हुआ। यही कंसेप्ट आप यहाँ पे n+1 वाला इसमें ऑपरेट कीजिए, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, और यहाँ पे 1 + 1/n की पावर n+1 ले लीजिए, और यहाँ पे यहाँ पे log है। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे log को एडिस रखेंगे और e हमारे पास बेस है, e यहाँ नंबर लेंगे, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। अब यहाँ पे आपके पास इन दोनों का मल्टीप्लाई आएगा, क्योंकि 1 की पावर इन्फिनिटी की फॉर्म बन रही है, तो n+1/n आएगा, तो 1 + 1/n आएगा। तो ये वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, 1 आएगी। तो सेकंड ऑप्शन भी आपका करेक्ट आंसर हुआ। इसी तरीके से फोर्थ ऑप्शन को आप चेक कर सकते हैं। इस n की वैल्यू को जब आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे e की पावर के साथ, जो फॉर्मूला मैंने आपको भी बताया था, इसको मैंने हाईलाइट कर दिया है, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, तभी हम क्वेश्चन को कर पाएंगे। तब ये वैल्यू हमारे पास n की इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, तो वहाँ पे जो वैल्यू आपके पास आएगी, तो वही सेम प्रोसेस इस पर अप्लाई करेंगे यहाँ पे। तो ये वैल्यू आपके पास 1 ऑक्टेन नहीं होगी, ये वैल्यू आपके पास 0 ऑक्टेन होगी। तो इस तरीके से आपके फर्स्ट और सेकंड करेक्ट आंसर है, थर्ड और फोर्थ आपके आंसर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें से आपको पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर मैट्रिसेस। ये भी आपका मोर देन 1 इज करेक्ट का सी पार्ट का क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन, सबसे पहले आपके पास ये चीज़ पता होनी चाहिए कि जब हम इसमें मीट्रिक डिफाइन करते हैं, मीट्रिक जब आप डिफाइन करते हैं तो पहली बात आपके पास कंडीशन क्या होती है कि dxy आपके पास ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, और इक्वलिटी होल्ड के लिए हमारे पास इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइज बाई की कंडीशन होती है कि x = y के लिए ऐसा होना चाहिए, क्योंकि दो बिंदुओं के बीच की दूरी को ये क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है एब्स्ट्रैक्ट फेस में भी और जनरल वे में भी। आप 10th क्लास की स्टडी करेंगे तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी को रिप्रेजेंट करता है। फर्स्ट और सेकंड कंडीशन को मिक्स कर लेते हैं। सेकंड कंडीशन कई जगह कुछ बुक्स के अंदर ये जो कंडीशन है अलग अलग दी गई है, तो आप इसको साइमल्टेनियसली भी देख सकते हैं। अब सेकंड कंडीशन क्या होती है, d ऑफ xy इक्वल टू क्या होता है, सिमेट्रिक कंडीशन, कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी a से b तक मेजर करें या b से a तक मेजर करें, दोनों सेम होती है। थर्ड होता है आपका ट्रायंगल लो, कि x से जब y की दूरी निकालेंगे लेस देन इक्वल टू होती है, कोई एक तीसरा बिंदु आप इंजर्ट करेंगे, यहाँ पे एक बिंदु C ले लेंगे, यहाँ पे इसको मैंने Z मान लिया है, प्लस d ऑफ Z, y। इस तरीके से आप इसको ऑपरेट कर सकते हैं। मतलब ये जो कंडीशंस हैं इनमें से कोई एक कंडीशन फेल होगी या ये तीनों कंडीशन आपकी पास आउट होंगी, तभी हमारे पास क्या कहलाएगी, ये मीट्रिक कहलाएगी। किस पे, R पे। सेट जो हमें दिया गया है R दिया गया है, यहाँ हमें R को काउंट करना है। सबसे पहले आप देखें कि इनमें से मिनिमम जो आपके पास है, अगर मैंने x को क्या ले लिया -2 और y को क्या ले लिया -3 ले लिया, तो इनमें से जो मिनिमम डिस्टेंस आएगी d ऑफ xy इक्वल टू -3 आएगी, क्योंकि मिनिमम लेना है। तो ये लेस देन 0 हो गया। तो पहला जो कंसेप्ट था, फर्स्ट जो प्रॉपर्टी थी मीट्रिक को होने के लिए, वो हमारे पास क्या होगी, फेल हो गई। फर्स्ट के लिए हमने काम कर लिया। सेकंड के लिए देखते हैं, इसकी आपको पहले से जानकारी होगी। ये हमारे पास क्या है, मॉडुलस x - y, आपने प्रूव भी किया होगा। ये R पे ऑन द सेट ऑफ R यूजुअल मीट्रिक कहलाती है। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, ये आपको याद भी होना चाहिए कि रियल लाइन के ऊपर रियल नंबर्स के लिए d ऑफ xy इक्वल टू x - y ये यूजुअल मीट्रिक होती है जो एग्जिस्ट करती है। अब थर्ड पॉइंट पर आते हैं, d ऑफ xy इक्वल टू क्या है, मॉड ऑफ x² - y²। तो देखिए हमारे पास फर्स्ट जो कंडीशन है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 की, वहाँ पे ग्रेटर देन 0 तो सेटिस्फाई हो रहा है। अब इक्वल टू 0 के लिए x इक्वल टू y रखेंगे तब भी 0 होगा,
और x इक्वल टू माइनस वाई रखेंगे तो ये भी 0 होगा। तो हमारे पास क्या कंडीशन आ रही है, एक एडिशनल कंडीशन आ रही है, इसके अलावा इसकी भी एग्जिस्टेंस आ रही है। तो यहाँ पे जो सेकंड कंडीशन मैंने आपको बताई थी वो ये बताई थी कि यहाँ पे जब इक्वलिटी आप होल्ड करेंगे, डेफिनेशन पे ध्यान दीजिए, तो केवल x इक्वल टू वाई आना चाहिए, एडिशनल कोई भी कंडीशन नहीं आनी चाहिए। इसलिए फर्स्ट वाली आपकी नहीं है, सेकंड वाली है मीट्रिक, और थर्ड वाली जो डी फंक्शन डिफाइन किया गया है वो मीट्रिक नहीं है। फोर्थ ऑप्शन देखते हैं डी ऑफ एक्स वाई। तो यहाँ एक फंडामेंटल कंसेप्ट या एक स्टैंडर्ड रिजल्ट आपको याद करने के लिए मिलेगा कि इसमें जब पावर आपकी 1 हो रही है, सेकंड ऑप्शन में x और y की जो पावर्स हैं वो कितनी है, 1 है। ये पावर आपके पास क्या है, यहाँ 1 है, और यहाँ पे आपके पास 3 पावर है। तो इसके लिए एक फंडामेंटल कंसेप्ट याद कर लीजिए कि अगर डी ऑफ एक्स वाई ऐसे डिफाइन किया गया है, x की पावर n माइनस वाई की पावर n r के ऊपर ऑन r, कि यहाँ पे n क्या है, ओड है, यहाँ पे ओड पॉजिटिव नंबर हमारे पास हैं, तो ये हमारे पास क्या होता है, ऑलवेज मीट्रिक को रिप्रेजेंट करेगा। ये सारी जो कंडीशन है ये आपकी सेटिस्फाई हो जाएंगी। तो फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। तो इस प्रकार से आपका सेकंड और फोर्थ करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सबसेट ऑफ आर स्क्वायर आर कन्वेक्स। देखिए कन्वेक्स सेट क्या होता है, कोई आपने रीजन बनाया, उस रीजन में 2 पॉइंट लिया आपने, एक ही लिया, तो इनको मिलाने वाली लाइन इसमें होनी चाहिए। तो जितनी भी हम फिगर पढ़ते हैं ट्राइंगल की, क्वाड्रिलेटरल की, ये सब कन्वेक्स फिगर होती है, क्योंकि किन्हीं भी 2 बिंदुओं को मिलाने वाली जो लाइन है, जो स्ट्रेट लाइन है या जो लाइन सेगमेंट है, वो उसी के अंदर रहता है इस प्रकार से। अब किन का नहीं रहेगा, ये फिगर जो आपकी है, जितनी हम स्टडी करते हैं उसमें से 90% स्टडी होती है आपकी कन्वेक्स फिगर की। अब जो फिगर कन्वेक्स नहीं होती है वो किस प्रकार की फिगर होती है, इस प्रकार की फिगर होती है। यहाँ पर अगर एक बिंदु आप यहाँ लेंगे, एक बिंदु आप यहाँ लेंगे, इस लाइन सेगमेंट को मिलाएंगे, आपको ऐसे घूम के नहीं जाना है, सीधे मिलाएंगे आप, तो ये जो लाइन का जो हिस्सा है ये इस फिगर से बाहर चला गया है, इसको बोलते हैं नॉट कन्वेक्स, या इसको कनकेव भी बोलते हैं। अब हमें ऑप्शंस में, ऑप्शन को ध्यान से देखिए, सबसे आसान जो ऑप्शन आपको दिख रहा है, सर्किल सेंटर एट द ओरिजिन आपको दिख रहा है, लेकिन इसमें केवल बाउंड्री है, अंदर के पॉइंट नहीं है। तो ये पॉइंट आप 2 उठाएंगे, एक पॉइंट आपने ये लिया, एक ये लिया, तो ये वॉली इसके ऊपर लाई नहीं कर रहा है जो हमें दिया गया है, इसलिए सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन देख लीजिए, यहाँ पे मोड ऑफ एक्स की वैल्यू उन एक्स वाई के ऑर्डर्ड पेयर का सेट हमें लेना है 2D प्लेन के अंदर, जहाँ पे एक्स मोड ऑफ एक्स क्या है, 5 या 5 से छोटा है। तो यहाँ से क्या इम्प्लाई होता है, एक्स की वैल्यू -5 से कहाँ होगी, 5 के बीच में होगी। तो x की वैल्यू -5 से 5 के बीच में रहेगी। इसी तरीके से y की वैल्यू आपके पास -10 से 10 के बीच में रहेगी, तो -10 यहाँ लिख लेते हैं, 10 यहाँ लिख लेते हैं। अब आपका जो सेट बनेगा वो इस प्रकार से बनेगा, ये सारे पॉइंट इसके अंदर आएंगे, और ये फिगर कैसी बन रही है, कन्वेक्स बन रही है। ये फिगर आपकी कन्वेक्स बनेगी। फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। अब बात आती है थर्ड ऑप्शन की। यहाँ पे जब आप x² इक्वल टू वाई की जब फिगर देखते हैं तो ये आपके पास वर्टिकली अपवर्ड क्या आता है, पैराबोला बनता है। अब यहाँ पे देखिए, जब आप कोई भी 1 लेंगे तो 1, या आप यहाँ पे 2 लीजिए, तो 2 के लिए आपके पास क्या आएगा, 4 आएगा। अब अगर यहाँ पे 4 के बाद हम यहाँ कोई नंबर लेना चाहें तो ये जो y आएगा ये इस x² से, क्योंकि ये y बराबर क्या है, x² है, तो यहाँ पे ये जो y हमारे पास आएगा, इस y की वैल्यू इस x² से बड़ी हो जाएगी। यानी कि जब ये कह रहा है थर्ड ऑप्शन के अंदर कि y हमारा x² से बड़ा है, तो ये सारे पॉइंट इसके अंदर काम करेंगे। ये सारे y क्या हैं, इस x² का जो हमारे पास ग्राफ है, इस ग्राफ से बड़े सारे पॉइंट यहाँ पे लाई कर रहे हैं। तो ये फिगर कैसी हो गई, कन्वेक्स हो गई, क्योंकि कोई भी लाइन सेगमेंट आप ड्रॉ करेंगे तो वो इसी के अंदर लाई कर जाएगी। अब इसका उल्टा क्या है, फोर्थ ऑप्शन, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये जो बाहर बचे हुए पॉइंट हैं जो आपको शो हो रहे हैं, ब्लू कलर से मैंने इसको डैश किया है, ये आपको पॉइंट दिख रहे हैं, ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं कि y छोटा है किससे, x² से। तो यहाँ पे जब आप ग्राफ बनाएंगे, थोड़ा आप सही से बना सकते हैं ग्राफ, मैंने रफ ग्राफ बनाया है इसका, तो ये जो पॉइंट आपके आएंगे, ये y हमारे पास कैसे हैं, जो इस x² से, y इक्वल टू x² से क्या है, छोटे हैं। तो इसलिए ये सारे पॉइंट हमारे पास आएंगे। इन 2 बिंदुओं को जब आप मिलाएंगे तो ये पूरी लाइन
इस पूरी जो बाहर का स्पेस है, बचा हुआ स्पेस है, इसके अंदर नहीं आएगी, ये दूसरे रीजन के अंदर जा रही है, तो ये कन्वेक्स आपका नहीं है। तो ये क्वेश्चंस आपके रिपीट भी हुए हैं। आने वाले टाइम में जो पेपर आप देखेंगे उनके अंदर ये क्वेश्चन रिपीट भी हुआ है, काफ़ी सारे एग्जाम में आता है, टीईटी, पीईटी, नेट, गेट सभी एग्जाम में आता है कि कौन सी फिगर कन्वेक्स है, कौन सी फिगर कन्वेक्स नहीं है। तो फर्स्ट और थर्ड आपका करेक्ट आंसर हुआ। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं ये भी वेक्टर, ये आपका वेक्टर स्पेस का क्वेश्चन है। हमने इसमें लीनियर अलजेब्रा और आपके रियल एनालिसिस के क्वेश्चंस को मिक्सअप किया है इसके अंदर। ठीक है, एक वेक्टर स्पेस